नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक स्टॉक जो स्टॉक कह सकते हैं कि अलग-अलग सेक्टर में कामकाज करती है। ख़ास के देखा जाए तो 3 सेक्टर में कामकाज करती है। उसमें मेन जो सेक्टर है इसका वो डिफेंस के तौर पे कामकाज करती है कंपनी। कहती है कंपनी जो सर्विसेज में देखा जाए तो डिफेंस, होमलैंड सिक्योरिटीज़, डेयरी एंड द मेगा किचन पे कामकाज करती है। इन तीनों सेक्टर में किससे बेटर कामकाज करती है, किसके क्या रेवेन्यू मॉडल्स निकल के आती है और इसके लेवल पे चार्ट को देखेंगे, तीनों कंबाइंड को देखा जाए तो चार्ट लेवल इसके बारे में कहता है नियरली करीब एक साल में जो जंप कम देखने को मिला 322% जंप कर चुकी है स्टॉक की प्राइस। ऐसे 6 महीने में 128% जंप कर चुकी है। रिसेंटली 3 महीनों में भी चार्ट का लेवल था, करीब करीब 78% की जंप हुई है। लगातार इसमें जंप था, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से ऐसा 1 महीने की यदि हम देखा जाए इसमें, तो 1 महीने में लगातार इसमें क्या हुई है, जिस प्राइस के आसपास पहले थी उसी आसपास के प्राइस पे फिलहाल दोबारा ये फिलहाल एवरेज के आसपास बनती नजर आती है। आज थोड़ा सा इसी पर चलने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे आखिर स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में जहाँ तक हमने कि 3 सेक्टर में कामकाज करती है। जैसे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह की बात करें तो कुछ ऐसा निकल के आती है कि नहीं आती है। कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड एलाइड्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कहती है फॉर्मली नॉन एज द कृष्णा एलाइड्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बाद में इसको डिफेंस वाले सेक्टर में ऐड किया गया था, इसलिए इनको बाद में डिफेंस ऐड कर दिया गया वर्ड को। कहती है द वेरी फ्यू मैन्युफैक्चरिंग इन, कहती है हॉर्सेस विद द comprehensive in-house capacity of the designing developments and the manufacture a wide range of equipments for the defense। अर्थात डिफेंस की जो डिजाइनिंग वगैरह है, डेवलपमेंट्स का काम, उस पर काम करती है। डिफेंस सिक्योरिटीज एंड द डेयरी एंड द मेगा किचन्स। किचन्स में इनके पास क्या पता है आपको, किचन से में इनके पास दाल कुकर बनाती है कंपनी। इनके पास क्लाइंट की लिस्ट भी लंबी चौड़ी देखने को मिलती है, जहाँ पे आप वेबसाइट्स पे देख सकते हैं। कहती है मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग्स का कामकाज करती है कंपनी। जहाँ पे स्टॉक में क्या लग रहा है पता है, लगातार जो बिल्डअप हुई उसी पे चर्चा करने का प्रयास करें। आखिर इसमें स्टॉक में पिछले कुछ जहाँ तक लगातार कुछ 6-3 महीने तक लगातार चलती आ रही थी, वहाँ पे स्टॉक में फिलहाल क्या नज़र आया कि स्टॉक एक थोड़ा सा एक में प्रेशर बनती नज़र आ रही है स्टॉक को लेकर के। तो चलिए थोड़ा सा पार्ट लेने का प्रयास करते हैं। एवरेज प्राइस के आसपास वो फिलहाल है प्राइस। कंपनी इसके बारे में क्या कहती है। कृष्णा डिफेंस एंड अलर्ट्स इंडस्ट्रीज के बारे में देखा जाए तो जो कि करंट मार्केट प्राइस और दो चीज़ को एंगल कर देखा जाए, स्टॉक की पी दोनों उड़ती हुई प्राइस होती है, जो मार्केट की हेल्पफुल की खबर को लेकर के या फिर मार्केट की पॉलिसीज को लेकर के ये चलती रहती है। ये दोनों चीज़ डिपेंडेंसी होती है किससे, करंट मार्केट प्राइस जो के जो प्राइसेस डिपेंडेंसी होती है, वो तीन जो डिपेंडेंसी होती है। पहला तो फंडामेंटल डिपेंडेंसी, दूसरा है टेक्निकल जिसको ट्रेंड कहते हैं बेसिकली, तीसरा इज द सेंटिमेंटल। और सेंटिमेंटल सबसे शॉर्ट टर्म होता है, जो कि मार्केट की हर पल की न्यूज और आर्टिकल्स हो गया या फिर कैसी पॉलिसीज को डिपेंडेंसी होती है, जहां से मार्केट इसके पीछे थोड़ा सा सेंटिमेंट कर सकती है लेकर के। आगे देखते हैं ट्रेंड, जो चार्ट की ट्रेंड होती है वो क्या दर्शाती है। इसको कहते हैं मूविंग एवरेज के साथ यदि स्टॉक आती है तो ये अच्छी मानी जाती है। कई बार मौका देती है, कई बार मौका नहीं भी देती है। तो चलिए फंडामेंटल मतलब ये हो गया कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कहना चाहता है। और बिजनेस मॉडल में जब जहाँ पे हम देख रहे थे कंपनी क्या करती है, कंपनी 1996 में बनी थी और ये मैंने डिफेंस सेक्टर, लाइट और इससे रिलेटेड कामकाज करती है, जहाँ पे 3 सेक्टर उन्होंने डिफाइन किया था। तो इसमें सबसे पहले एक नज़र जाती है इंडिकेटर के तौर पे, जिसका नाम है पी रेशियो। ये स्टॉक के पी को कंपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल के पी से, आखिर उसके हिसाब से क्या किस लेवल पे परफॉर्मेंस अभी तक किया है। कितना करेगा ये नहीं कहता, कितना किया है अभी तक में, और वो दर्शाता है। तो ये कहता है जो ये प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट्स के हिसाब से देखा जा सकता है कि फिलहाल जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके हिसाब से स्टॉक की कहाँ काम करती है। तो कंपनी का जो कि डिपेंडेंसी है ईपीएस की पर अर्निंग पर शेयर आती है 7 रुपये 14 पैसे के आसपास। इसको करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करें तो ईपी तो पी निकलता है 115 के आसपास, जो कि डिपेंडेंसी, जिसका भी डिपेंडेंसी होता है कहाँ से, नंबर ऑफ शेयर से। इसके हिसाब से देखा जाए 7 रुपये 14 पैसे के आसपास की प्राइस आती है किसी स्टॉक को लेकर के। तो नंबर ऑफ शेयर कितना, 1 करोड़ 37 लाख के आसपास। तो ये मान के चलिए 7
करीब-करीब 12-15 करोड़ के आसपास प्रॉफिट होगा, नियर अबाउट द सेम। तो इसका पहला इंडिकेटर तो ये कहता है, दूसरा कहता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि यहाँ पे 0.09 के आसपास का है। और इसकी एक वैल्यूएशन आती है जिसका नाम है इनकी अंडरलाइनिंग एसेट्स वैल्यूएशंस, वो कहती है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो 239 के आसपास, वो 239 के आसपास निकल के आती है। और करंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 4.32 के आसपास। इसका आरओसी के बारे में देखें तो आरओसी के बारे में देखा है तो 26.3 कहती है, और आरओई भी नियर अबाउट द सेम कहती है, 26.7 के आस के। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, और इन सब के पीछे यदि देखें तो फेस वैल्यू है केवल और केवल 10 रुपये का। एक अच्छी बात है, कंपनी के प्रोमोटर्स कोई प्लेस नहीं कर रखे हैं। फिलहाल जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 11 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग इस कंपनी में करीब 62% के आसपास है। इसका भी रिकन्सिलेशन करने का प्रयास करेंगे। करंट वाइज की तरफ देखा चर्चा करें तो ये निकल के अब 1100 तक प्राइस गई थी। फिलहाल इसमें थोड़ा सा झुकाव का मौका देखने को मिला है, प्रेशर देखने को मिला, और लेकिन करंट जो मार्केट कैप है वो भी करीब 1100 करोड़ के आसपास की निकलती नजर आती है। इसी के पीछे चलने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए। हम आगे जानने वाले हैं इस कंपनी का और कंप्लीट स्टडी के बारे में, जो कि कहती है पीएस में इनके पास क्या है। कहती है रोसल्स है, कृष्णा, मतलब दो ही कंपनी यहाँ पे देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि डिफेंस में तो ढेर सारी कंपनियां हैं, लेकिन यदि इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री वाइज सेगमेंट के हिसाब से कितना किसका बेनिफिट आता है, सेगमेंट वाइज देखा जा सकता है। यदि ये कंपनी डिफेंस से कितना कमाती है, किचन्स वाले जो कुकर्स बनाती है उससे कितना कमाती है, या फिर जो इनलैंड सिक्योरिटी है उन पे क्या काम करती है, उस पर कितना कमाती है, इस पर डिपेंडेंस करता है। तो मुझे लगता है कि इनको पी से बहुत ज़्यादा कंपेयर नहीं करना। 140 का कहता है पी है, यदि इसका पी 140 का आता है, इस हिसाब से तो लगता है कि मार्केट अभी इसका यदि 140 का पी है तो ये कहता है 115 का पी है। इस हिसाब से भी काफ़ी जंप कर सकता है इंडस्ट्रियल पी के हिसाब से देखा जा सकता है। लेकिन क्या है, इसको मुझे लगता है कि इसमें पी ऐसा नहीं होगा, पी में और भी ज़्यादा कंपनियां हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी हम कंपेयर करने का प्रयास करें, जहाँ पे एस्क्रम कहती है केवल दो कंपनी, वहाँ पे देखा जाए तो एनएससी कहती है नियर अबाउट कितनी कंपनी एनएससी के पास है। एनएससी कहती है ढेर सारी कंपनी है, जिसमें डेटा पैटर्न है, रोसल्स हैं, अपोलो मैक्रो हैं, पारस डिफेंस हैं, आइडिया फोर्ज है, जेन टेक्नोलॉजी, मतलब यहाँ पे वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी सारी कंपनियों में ऐसा देखने को नज़र आती है, जहाँ पे स्टैंड लोन डेटा की हो या कंसोलिडेटेड डेटा की पीएस की तरफ चलता। तो इसमें अलग अलग कंपनी है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ के पी हिसाब से उसका कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो कि मुझे लगता है कई बार करेक्ट नहीं है। कुछ चीज़ों तो जो मैंने पहले करेक्ट नहीं है, उससे पहले मैंने इंडिकेट करता नजर आता हूँ, जो कि हमारे समझ में चीज़ें आती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज, जो हमें बात कर रहे थे क्वार्टरली डेटा में, इसके बारे में आखिर क्या हुआ इसके क्वार्टरली डेटा को लेकर के। तो यहाँ पे डेटा में ये निकल के आती है लगातार, जो मार्च 24 तक का डेटा है, वो लगातार क्या हो रही है, लगातार एक बिल्डअप हो रही है इनका, जो हाफ ईयरली डेटा है। छोटी कंपनी की लिस्ट में आती है, इनका हाफ ईयरली रिटर्न रिजल्ट आती है, तो हाफ ईयरली रिजल्ट में इसका लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती नजर आती है। यदि हम इसको एच ओ के हिसाब से देखा जाए, एच वाई ओ एच वाई के हिसाब से देखा जाए, तो कहती है नियरली करीब करीब 200% का जंप है नियरली। यहाँ से देखें तो इसकी प्राइस के 100% का मतलब यहाँ से 2x के आसपास का कामकाज करती नजर आती है। ये सेल्स के बेसिस पे, प्रॉफिट के बेसिस पे देखें तो वो भी करीब सेम या सेम परसेंटेज में निकल के आती है, जो कि करीब करीब पहले 3 करोड़ था वो 7 करोड़ हो जाता है। तो लगातार क्या हो रही है, इनकी बिल्डअप बनती नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी इन ईयर के हिसाब से देखें तो 2 साल के डेटा यहाँ पे है, 64 करोड़ से सीधे 106 करोड़ पे हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ इनके लिए क्या होती है, सस्टेन करती नजर आती है। कंपनी छोटी सी है, लेकिन छोटी सी कंपनी में क्या परफॉर्मेंस लेवल बनती नजर आती है। यहाँ पे डेट्स के भी देख चर्चा करेंगे, यहाँ प्रयास करेंगे। इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी ईयर ईयर हिसाब से, जिसको वाई ओ वाई कह सकते हैं, उसमें भी कितना का 200% का जंप निकल के आती है पिछले पीरियड से। तो लगातार क्या हो रही है, एक बिल्डअप होती नजर आती है। साथ में देखा जाए इनकी जो कि यहाँ पे कंपाउंड सेल्स की तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं लिस्टेड है, छोटी सी लगता है कि रिसेंटली लिस्टेड शायद हुई थी कंपनी, इसलिए यहाँ पे चार्ट के जैसा डेटा को देखेंगे तो 3 महीने या 6 महीने या 1 साल तक के डेटा को देखा जा सकता है। यहाँ तो डेटा वैसे 3 साल 5 साल तक का डेटा आता है, तो आखिर क्या है जहाँ पे वहाँ पे डेटा देखने को नहीं मिलती नजर आती है।
इसके हिसाब से कहती है 5 साल में तो ये जंप किया करीब 60% के आसपास, लेकिन लगातार ये बनती नजर आ, जहाँ पे एक साल में काफ़ी ज़्यादा इनकी पोटेंशियल बनी है। लेकिन थोड़ा सा फिलहाल प्रेशर है, तो प्रेशर के बाद देखिए एवरेज प्राइस का मोमेंटल कर सकती है दोबारा स्टॉक यहाँ से। इसकी एक चीज़ देखते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में यहाँ पे कोई डेटा ही नहीं है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ बैलेंस शीट में कुछ डेटा ही नहीं है। इसका स्टैंडअलोन डेटा है, इसका कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है। अब ये क्या समस्या है कई बार, जैसे कि इसका प्रॉफिट लॉस में देखें, प्रॉफिट लॉस में देखने को मिले कि स्टैंडअलोन डेटा है। क्वार्टरली डेटा हमने देखा कि स्टैंडअलोन डेटा है। सर ये कंपनी का कोई, ये मानते हैं कंपनी का कोई सब्सिडरी कंपनी नहीं है। अब बैलेंस शीट इसके बारे में कहती है, और बैलेंस शीट के वैसे पे देखा जाए तो इनकी जो करंट रेशियो है वो कहती है 4.32 का, तो वो कैश लेवल पे कहती है। तो चलिए इस कंपनी में देखा जाए कि जो कि बोरोइंग्स का पार्ट था वो क्या हुआ, लगातार कम होती नजर आती है, अर्थात बोरोइंग्स को लगातार पे करते नजर आ रहे हैं। जबकि इनका क्या हुआ, यहाँ पे इनका जो कैपिटल था वो बढ़ती नजर आती है, मतलब सेल जो इनका शेयर्स कैपिटल है वो लगातार बढ़ती नजर आती है ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। इसके बाद देखा जाए तो इनके जो अदर फिक्स एसेट्स वाली पार्ट्स हैं, उसमें फिक्स एसेट में इनकी इंक्रीजमेंट होती नजर आती है। जहाँ पे 12 करोड़ था वो करीब 15 करोड़ हो जाता है। और अदर एसेट्स की लायबिलिटी को देखें तो अदर एसेट्स कहती है नियरली 119 का, और करंट लायबिलिटी कहता है 25 के आसपास, 25 का। तो इसके हिसाब से जो वहाँ पे हमने देखा कि जो रेशियो निकल के आती है करंट एसेट्स डिवाइडेड जो करंट लायबिलिटीज़ है, उसके हिसाब से क्या करती है, वो कहती है नियरली जितना 4.29 के आसपास निकल के आती है, तो वो हिसाब से फिलहाल तो करेक्ट बैठती नजर आती है। करंट रेशियो में एक बात जानने वाली बात यह है, करंट रेशियो में जो हम खास के देखना चाहते हैं, जो इसमें क्या हुआ, खास के ट्रेड रिसीवेबल की पार्ट को हम कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल में ये समझने का प्रयास करते हैं आखिर किसी बिजनेस में कितना पैसा फंसा होता है मार्केट के अंदर, और वो मार्केट में कितने दिन तक फंसा होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो हम किसी बिजनेस के जो कैश है उसको लिक्विडिटी का समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे देखने को ये आती है जो इनकी रेशियो था, उसमें यहाँ पे कुछ डेटा ही निकल के नहीं आता। तो कुछ डेटा इनकरेक्ट है, कुछ डेटा करेक्ट है। मुझे कई बार कुछ डेटा पे लगता है कि अच्छा ये डेटा शायद उस लेवल पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करती नज़र आती है। इसमें हमने ये देखा बैलेंस शीट में, जो हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रेशियो के हिसाब से, तो ये कहती है जो डेटर्स का पार्ट इनका है ना, वो काफ़ी क्या है, काफ़ी पहले कभी 31 करोड़ के आसपास हुआ करता था, और यहाँ पे करीब करीब 26 करोड़ के आसपास डेटर की पार्ट है, जो कि सेम एज द 2 साल, 2 पीरियड में सेम 2 साल की सेम डेटा रही है। तो 26 करोड़ का डेटर है, और 26 करोड़ के डेटर, और सेल्स कितना किया है कंपनी ने सेल्स किया मान लो 106 करोड़ का। तो 25% तो मान लेता हूँ ठीक है डेटर फंसा हुआ है, तो इसलिए तो चलने वाली बात है 25% तक डेटा। लेकिन 25% के डेटर पे देखें तो प्रॉफिट कितना था इसका, 10 करोड़ का, और 10 करोड़ के प्रॉफिट पे देखें तो 26 करोड़ का क्या निकल के आती है। एक सोचने वाली बात है ना, तो प्रॉफिट इनका जो 10 करोड़ था, उसमें 26 करोड़ का क्या था, 26 करोड़ का डेटर पड़ा हुआ है। ये इसका परसेंटेज भी देखा जा सकता है, तो नियरली 2.6 के हिसाब से इनका परसेंटेज जंप कर नजर आती है इसको लेकर के। अब आते हैं इसकी लेटेस्ट अपडेट की तरफ। लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो इसको कहते हैं सेंटिमेंटल। अभी 10 जुलाई को इसके पास एक अपडेट आया था, वो कहती है कंपनी हैज नॉट कंप्लायंस सर्टिफिकेट की बात, गवर्नमेंट पर्सन और रेवोल्यूशन की बात करती नजर आई। उससे पहले कहा था कंपनी 10 तारीख को दूसरा अपडेट आया था, कहती इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट डिपोजिटरी की बात करते नजर आती है। 1 जुलाई का अपडेट आया था इसके लिए, जो कि इन्फॉर्म द रिगार्डिंग बिजनेस अपडेट के बारे में बात किया था। 1 जुलाई को जो बिजनेस अपडेट था उसके बारे में जानते हैं, और 1 जुलाई को जो इसमें एक ऑर्डर आया था उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। एक कंपनी में 1 जुलाई का एक अपडेट आया था। अपडेट क्या था कंपनी को लेकर के, कहा कि हमने क्या करने वाले हैं, कहते हैं ऑर्डर विन फॉर द सप्लाई ऑफ द स्पेशल स्टील्स प्रोडक्ट। कुछ स्पेशल स्टील प्रोडक्ट को करेगी, किसको करेगी, एक कोचिस शिपयार्ड्स को करने वाली, कोचिस शिपयार्ड्स लिमिटेड को करेगी सप्लाई ऑफ द स्पेशल स्टील्स प्रोडक्ट, कहती टू बी द यूज इन द शिप बिल्डिंग। अब शिप बिल्डिंग के लिए काम करेगी, जहाँ पे इसका जो वैल्यूशन है वो है 8 करोड़ के आसपास ऑर्डर मिल रही है। इसका ऑर्डर कितना का है, 8 करोड़ का एक ऑर्डर की बात करती नजर आई है इसके लेटेस्ट अपडेट में। इसके बाद एक अपडेट और निकल के आया था, जो कि ऑर्डर अवार्ड की बात करती नजर आई थी। इसमें इससे पहले देखा जाए तो इन्होंने कहा
जो नियरली हमारे पास क्या हुआ, कहती है हमारे कोचिंग शिपयार्ड से ही एक ऑर्डर था जो कि 8 8 करोड़ 30 लाख का ऑर्डर देखने को मिली थी ये वाला। और बिजनेस अपडेट में भी यही कहती है, दोनों बात एक ही कहना चाहती है कंपनी, दोनों बात एक ही कहना चाहती है, कर अबाउट कृष्णा डिफेंस एंड द अलर्ट सिस्टम के बारे में। और फिर ये वही वही बात दोहराते नजर आते हैं, जो कि ऑर्डर उनको मिला था 8 करोड़ का। इनके पास लेटेस्ट 8 करोड़ का ऑर्डर मिला, और 8 करोड़ के ऑर्डर पे क्या होता नजर आता है, चार्ट में कुछ बिल्टअप नजर आती है पिछले कुछ महीने में। एक महीने में देखने को मिला कि यहाँ पे जहाँ पे ऑर्डर मिला तो वहाँ पे गिरावट का देखने को मिला। ऐसा क्या हो गया, ऑर्डर के बाद जब मार्केट बूस्ट करती है तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे उस लेवल पे बूस्ट करती नजर नहीं आती है। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया। कंपनी का नाम था कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड सिस्टम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बारे में एक नज़र डालने का प्रयास किया। कंपनी 2022 के लिस्टेड कंपनी थी। कंपनी में यहाँ पे तो इस के ऊपर पी रेशियो देखने को नज़र नहीं आती है। बाकी कुछ ऐसे अपडेट्स निकल के आए तो हम इसको समझने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के, जहाँ कंपनी में रिकन्सिलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने क्या किया। कंपनी में रिकन्सिलेशन पहले प्रमोटर के पास 100% कोड थी, बाद में ये 23 में आके लिस्टिंग होती है कंपनी, मार्च 22 23 में लिस्टिंग के बाद क्या होता है, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो तो उतना ही अंकुर अनुज अश्विन शाह, जो कि शायद गुजरात बेस्ड कंपनी है ऐसा लगता है। एफआई की तादाद कुछ नहीं है, डीआई की तादाद कुछ नहीं है। जो पब्लिक है उसकी तादाद नियरली देखा गया कि इसमें ढेर सारा नेक्स्ट लिस्ट नाम निकल के आती है जिनके पास कुछ कुछ पोजीशन देखने को मिलती है, 2-2 1% की पोजीशन देखने को नजर आती है। इसके बाद इसके पीयर्स में एक नज़र डालने का प्रयास करेंगे, इसकी जो ओनरशिप है इसमें रिटेल्स का क्या कामकाज है। तो रिटेल में देखने को मिली इस कंपनी में नियरली जो दो जिनका 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट है कंपनी को लेकर के, उनकी तादाद करीब 15% के आसपास की कंपनी में है। कंपनी में कोई भी एफआई कोई भी डीआई नहीं है, लेकिन लगातार क्या होती है, कंपनी एक बिल्डअप बनाती नजर आती है कुछ ट्रेंडिंग के दौरान। क्या इसका असर ये हो सकता है जो मार्केट और भी जंप कर सकता है, हो सकता है मे बी इन द मार्केट एंड इन द सस्टेनेबल, क्योंकि इसका फंडामेंटल में ऐसा कोई भी हाफ ईयरली डेटा में कुछ ऐसा डेटा देखने को नजर नहीं आई जहाँ पे इनकी कुछ गिरावट का सिलसिला जारी हो या ऐसा कुछ नजर के आए। लगातार बिल्डअप हो रही है, और यदि इसको इंडस्ट्रियल से पी इसके पी से देखा जाए तो पी से लगता है कि ये जंप और भी कर सकती है। यहाँ पे डेट्स ऑलमोस्ट फ्री कहती नजर आती है कंपनी को लेकर। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।